अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, बहुत जुल्म किया आपने। क्यों, क्या हुआ? पहले तो आपने इमरान खान साहब की हुकूमत की रुखसती के तज्जिए किए, इत्तेहादियों की हुकूमत बनने की पेशगोई की। उसके बाद जब आके वो बैठे ही हैं इत्तेहादी हुकूमत, तो आपने 48 से 72 घंटों की एक डेडलाइन दे के उनके चिरागों की रोशनी बुझा दी है। अच्छा, एक सेकंड ठहर जाओ जी। रोशनी उनकी मैंने बुझाई है या वैसे ही आज कुछ रोशनी कम नजर आ रही है? आप लाइटिंग की बात करें? ये लाइटिंग की बात कर रहा हूँ। आपके पीछे तो बिल्कुल ठीक है, आप तो ठीक लग रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे एक अच्छी लाइटिंग नहीं है। क्या चक्कर रही है? आपको मेरा ख्याल है लाइटिंग की ज़रूरत क्या है सेठी साहब? आपका तो तज्जिया बोलता है, रोशनी की तो ज़रूरत उनको होती है जो ये चाहते हैं कि वो अच्छे दिखें, खूबसूरत नज़र आएँ, जाज़िब नज़र नज़र आएँ। नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ कोई इस चैनल का मसला है। ये चैनल जो है ना, इसके पास मेरा ख्याल जनरेटर भी ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हालात ऐसे हैं सेठी साहब। ऐसे ओवरऑल बात करनी चाहिए कि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बिल्स आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे तो बहुत हैवी लाइटिंग होती है। ये क्या बात हुई? इमरान खान साहब कहते हैं कि यहाँ इस मुल्क में एक ऐसी चैनल है जहाँ अच्छी लाइटिंग होती है, सुपर्ब लाइटिंग तो फिर हम क्यों नहीं वहाँ जाते जहाँ हमारी लाइटिंग भी ठीक हो? सिर्फ साहब, मैं तो शायद चली जाऊं कभी ना कभी, लेकिन आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो फिर अब मैं नहीं पूछूंगा क्यों। बोले कि एक काम करो, जी जी, तुम पहुंच जाओ पहले वहाँ। अच्छा। और फिर मेरे लिए रास्ता निकालो। अच्छा। और अगर रास्ता ना निकले तो बताना। अच्छा। फिर मैं यहीं अंधेरे में बैठ के कुछ ना कुछ करूंगा। अंधेरे में बैठ के आप रोशनी की कोशिश करेंगे? यानी आप कह रहे हैं साजिश की जाए आपको लाने की? ऐसे ही बात। इस बारे में मरियम नवाज साहिबा ने ताज़ा ट्वीट किया है, वैसे वो पढ़ लेना चाहिए। जहाँ क्या बात। जी जी, वो काफी सख्त है, काफी सख्त जुबान है उसकी। बहरहाल उसका जवाब ही चैनल की जानिब से दिया जा रहा है। उस चैनल के। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वेल विशर्स हैं आपके? वेल विशर नहीं, कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट। उसकी वजह ये है कि PSL में हमने उनको एक टीम भी बेची थी, और बड़ी जबरदस्त टीम बेची थी। मैं तो ये समझती हूँ आप किंग मेकर हैं, जाहिर है। मैं किंग मेकर यूँ रह गया हूँ, अपने सारी उम्र किंग बनाता रहो, अपने में तो होते ही खलोता हूँ। हाँ, लेकिन योर हैंड्स हैव मैजिक, जादू तो है ना आपके हाथों में। आज नहीं तो कल आप फिर किंग मेकर वापस हो जाएंगे, अगर थोड़ा वक्फा है तो कोई नहीं। जब होगा तो फिर मुबारकें आएंगी ना। हाँ। अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अभी तो मेरे खिलाफ ही सब कुछ चल रहा है। कोई बात नहीं, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सारी रोशनी इमरान खान पे पा दिया। हाँ, आजकल उन पे ही है। सारी स्क्रीन उन्हीं पे फोकस्ड है। उन्होंने गुजरांवाला में बहुत शानदार जलसा किया। बहरहाल उस पे तो बाद में हम आते हैं। ज़रा आप लाइटिंग से थोड़ी रोशनी लेके इस मामले के ऊपर डाल दें जो आपने तो डेडलाइन दी सेठी साहब। और यकीन करें कि इस बात को लेकर PTI बहुत खुश है कि अब ये हुकूमत चंद घंटों की मेहमान है। फवाद चौधरी साहब भी यही कहते थे, शेख रशीद साहब को भी यही यकीन है कि बाकायदा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और सितंबर तक इलेक्शंस हो जाएंगे। इत्तेहादियों का इजलास जो कल हुआ बड़ा अहम, उसमें शहबाज शरीफ साहब को फैसलों के लिए फ्री हैंड मिल गया है और कहा है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। कहाँ खड़ी हो जाती है फिर आपकी पेशन गोई जाके? देखिए, मेरी पेशन गोई वहीं खड़ी है जहाँ कल खड़ी थी और जहाँ परसों खड़ी थी। आपको इत्तेहादियों के इजलास से भी कोई यकीन दहानी नहीं हुई? देखिए, इजलास तो होना ही था, वहाँ को कॉन्फिडेंस में लेना ही था, मगर जो मसला है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्या मसला है? मसला ये है कि ये जो IMF वाला मसला है और मुश्किल फैसलों का मसला है। अच्छा। ये लॉजिकली स्पीकिंग जो हुकूमत ये फैसले करेगी ना, और वो फिर इलेक्शन में नहीं जा सकती, क्योंकि ये सख्त फैसले हैं, इसके ऊपर गरीबों के ऊपर बहुत बोझ पड़ना है। तो अगर ये हुकूमत ने वो फैसले करने हैं जी, तो फिर ये फैसला कर ले कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, फिर 1.5 साल काटना है। मगर अगर कोई ऐसे इस वक्त फोर्सेस हैं जो कह रही हैं कि नहीं हमें इलेक्शन चाहिए, और अगर आप ये फैसले कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो जाइए, घर जाइए, और हमें केयर टेकर के ज़रिए ये काम करवा लेने दें। हम जो भी हो, हम चाहते हैं कि सितंबर से पहले सितंबर अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाए, एक नई हुकूमत आ जाए। और ये इस सूरत हाल में मुझे आप बताएं कि शहबाज शरीफ साहब क्या कर सकते हैं, जबकि एक टेलीफोन कॉल या 2 टेलीफोन कॉल, एक से MQM दूसरे से BAP फारग हो जाए, तो उसके बाद हुकूमत इस्लामाबाद में कैसे रह सकती है? तो मैं ये समझता हूँ कि पहले MQM की तरफ से एक बयान आया कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। आज ये बयान आया एक और कि जी पहले ये कुछ इस्लाहात वगैरह कर लें, ये चीज़ें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, ये हो जाए। मेरा ख्याल है ये कल जो मीटिंग हुई है PDM की, उसके अंदर ये सारे मौजू खड़े किए गए। ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिली ना आपको, मगर मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ जरदारी साहब ने ये कहा होगा कि देखिए अभी इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही घर जाने की कोई ज़रूरत है।
हम 1.5 साल के लिए आए हैं, हमें टिक जाना चाहिए और हमें सबसे पहले इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और नैब रिफॉर्म्स करने चाहिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि हालात क्या हैं, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके आप ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा होगा कि कहा होगा, मैंने तो नहीं सुनी उसकी बात, बट मैं समझ सकता हूँ ना बात को। उन्होंने ये कहा होगा कि हाँ वो तो सही है आपकी बात, मगर इस वक्त ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें ये हो रहा है कि लोग 4 साल की जो बड़ी बुरी मैनेजमेंट की है इमरान खान ने, उसको लोग जो है वो भूल रहे हैं, और हमारी 1 महीने के अंदर जो कि रुपया 5 रुपये से डॉलर और बढ़ गया है उसकी तरफ लोग सोच रहे हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी सारी तवज्जो जो है वो हमारे ऊपर आ गई है। हालांकि हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो सारी उनकी गलतियाँ, हम तो इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमें मौका नहीं दिया जा रहा। इस सूरत हाल में फिर हम क्या करें? तो वहाँ पर ये डिस्कशन हुई होगी कि जी ऐसे करें कि जी वो मिफ्ता इस्माइल साहब को कहें कि IMF के साथ एक दफ़ा फिर बात करें। अच्छा। उनसे कहें कि ये पेट्रोल वाली बात जो है इसको मुलतवी कर दें जी। और हम उनको रास्ता दिखाते हैं किस तरीके के साथ हम अपने ख़र्चे कम करके और फंड्स जो हैं वो ज़्यादा रेज़ कर सकते हैं, ताकि ये जो इस वक्त बोझ डालना है वहाँ के ऊपर ये ना डाला जाए, और IMF के जो कंडीशंस हैं वो भी पूरी हो जाएं। कंडीशंस स्टेट बैंक के रिजर्व्स के बारे में हैं, कंडीशंस इंपोर्ट बिल के बारे में हैं, कंडीशंस फिस्कल डिफिसिट में हैं। ये अगर चीज़ें हम किसी न किसी तरीके से पूरी कर देते हैं तो क्या ज़रूरत है इस वक्त पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का, अगर किसी और रास्ते से हम ये पूरे कर सकते हैं। तो अब आज से IMF की टीम दोहा पहुंच गई है जी, और हमारी टीम भी पहुंच गई है। सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब अभी जी, वो ऑनलाइन उन्होंने इजलास में ऑनलाइन शिरकत बात की करेंगे जी, और ये पूरा एक हफ्ता वहाँ मज़ाकरात चलेंगे। तो इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो PDM की जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर तो हम कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं कि ये जो क्राइसिस आई है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए जी, तो फिर तो हम बैठ के टिक के तो ये काम करेंगे। ठीक है। फिर हमें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इलेक्शन कॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये मसला हल कर दिया तो फिर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। और अगर ये मसला ना हल कर सके, IMF की तरफ से बात नहीं मानी जाती और जो हम इक़दाम करने जा रहे हैं ये हम नहीं कर पाते तो फिर ठीक है, फिर हम डिज़ोल्व करके घर चले जाएंगे, मगर आवाम के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे। ठीक है, ये बॉटम लाइन है। ठीक है। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है आयशा कि IMF के ऊपर उनको नरम करने के लिए बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं जी, उनकी वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात है जी, एज वी स्पीक। वो बात कर रहे हैं वहाँ। अब वो क्या बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मगर मैं अगर उनकी जगह पे होता तो मैं आपको बता दूँ क्या बात हो सकती है। क्या हो सकती है उनसे ये बात हो सकती है कि देखिए इस वक्त डिस्टेबलाइज, अगर हम ये IMF प्रोग्राम करते हैं तो हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे तो फिर इंतशार फैलेगा। इंतशार जब फैलेगा तो फिर वो फोर्सेस उभरेंगी जो कि एंटी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं और जो कि एंटी पाकिस्तान हैं, और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान उस कोलैप्स स्टेज पे आ जाए जबकि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहाँ हमसे अलहदा हो जाए। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरी है, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि IMF को समझाएं इस वक्त इतनी सख्ती के साथ कंडीशंस अपनी ना इम्पोज करे, हमें थोड़ी सी स्पेस दे दे। हम 3 महीने के अंदर अंदर हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, मगर अगर आज इतनी स्पेस नहीं देंगे अभी तो फिर हमें एक नई इलेक्शन कॉल करनी पड़ेगी। अगर हम नई इलेक्शन कॉल करते हैं तो वो 4 महीने तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकेगी इस मुल्क के अंदर, और जो भी आपके साथ इंटरिम गवर्नमेंट आएगी जो वादे करेगी वो पूरे निभा नहीं सकेगी, क्योंकि उसके बाद जो हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद वो बाइंड नहीं कर सकती उसको। तो इसलिए आपका भी अगर कोई मकासद है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का तो वो भी पूरा नहीं होगा, और हम जो हैं जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं और हम समझते हैं कि हमने तल्लुकात बना के रखना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, और हमने मईशत भी अपनी ठीक करती है मगर अपने गरीबों के ऊपर जोर नहीं डालना, तो फिर आप मेहरबानी करें हमें सिर्फ 2-3 माह की मोहलत ले दें। अगर ये मिल जाती है तो फिर उसके साथ हम ये क्राइसिस को दूर कर लेंगे। मैं ये समझता हूँ IMF ने जो बात कही है कि 1 हफ्ता वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब कंस्पिरेसी थ्योरी में तो यकीन नहीं रखना चाहिए, मगर डिप्लोमेसी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही नहीं फैसला हुआ कि जी एक पूरे हफ्ते के लिए वहाँ के दोहा बैठ जाएंगे। इसमें ज़रूर कोई ना कोई गुंजाइश होगी, क्योंकि अब 1 हफ्ता वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा? बात तो सारी हो गई हुई है पहले, अभी तो सिर्फ 1-2 बातें रह गई हैं जो कि हाँ करनी है या ना करनी है। हाँ करते हैं तो पैसे मिल जाते हैं, ना करना है तो
पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक और है। अगर ना करके बताना है कि हम ये करेंगे तो वो 1-2 दिन में मसला हल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि IMF भी देख रही है ऐसे करके अपने शोल्डर के पीछे कि स्टेट डिपार्टमेंट से अनऑफिशियली हमें क्या हिदायत आती है, सख्ती करें या नरमी करें। अच्छा, तो इसलिए ये हुकूमत के आखिरी जो दिन हैं जो मैं समझता हूँ कि उसमें ये हाथ पैर मार रहे हैं किसी तरीके के साथ पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए और नून लीग का और PDM को नुकसान ना हो। अच्छा, देखिए ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ठीक है, बात है हाँ। कि अगर तो पाकिस्तान का नुकसान होता है और इनका फ़ायदा होता है वो अच्छी बात नहीं है। नहीं है। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा होता है इनका नुकसान होता है तो ये करेंगे नहीं, सियासी है ना लोग। तो इसलिए फ़ायदा होना चाहिए। सो आप इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। उधर ट्रिप जो अमेरिका में है और जो दोहा में हो रही है टॉक्स, व्हाट इफ इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी? व्हाट? देखिए, अगर तो ये कामयाब हो जाते हैं 3 महीने, तो जो पाकिस्तान में आपने पेशन गोई कर दी और कि जो ये हालात बन रहे हैं, फिर ये फौरी तौर पे हाँ, ये जो इशू है कि जी अभी डिसॉल्व करें और घर जाएं, जी। ये मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये मुलतवी हो जाएगा टिल द बजट। चलते बचे। देखिए ना, बिकॉज अगर IMF ने आपको $1 बिलियन फौरी तौर पे दे दिए, हाँ, तो यही मरहम बात तो है मिल ना। गया ना आपको। हाँ, तो आर्जी अगर मरहम। आपको 1 बिलियन दे दिए तो सऊदी 2 दे देंगे, वर्ल्ड बैंक 1 दे देगा, ADP 1.5 दे देगा, जी। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगी, क्योंकि शर्त तो ये है ना। तो आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर $8-10 बिलियन मिल जाएंगे। अभी आपके रिजर्व जो है स्टेट बैंक के वो 7-8 बिलियन पे पहुंच गए हैं, गिर गए हैं। अगर उनको ये 8-10 बिलियन मिल जाता है तो फिर ये अपने जो कर्जे वर्जे लिए हैं वो अगले 3-4 महीने में निकाल देंगे और ये गवर्नमेंट स्टेबल हो सकती है और पाकिस्तान भी स्टेबल हो सकता है। अलबत्ता अगर ये IMF नहीं मानता और US स्टेट डिपार्टमेंट नहीं हेल्प करती तो टाइम देने के लिए, जी, और ये इन्होंने जो इकदाम अपने जहन में रखे हैं कि टारगेटेड सब्सिडीज जो हैं कहीं विड्रॉ करनी है और कहीं देनी है, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक्स। बिल्कुल ऐसे ही उस पे हमने बात तो में फिर जाना है, economy। वो जो है ना वो कामयाब हो सकता है वो एजेंडा। अच्छा। मगर अभी तक सूरत हाल ये है कि अभी पता नहीं है इनको कि दाल गलेगी या नहीं दाल गलेगी विद IMF। राइट। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा जो पेशन गोई थी वो यही थी कि अभी आप 72 घंटे और इंतज़ार करें, आपको क्लियर हो जाएगा दाल में क्या वो काला नजर आता तो नजर आ जाएगा या दूध का दूध, दाल गलनी है या नहीं और दाल में कितना काला है। और तो दूध का दूध और पानी का पानी, पानी ये सारी हो चीजें जाएगा। मिक्स होके कुछ ना कुछ आपको नजर आ जाएगा। नजर आ जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि आपने खुद ही बात कह दी कि जो दूसरी साइड है, इमरान खान की बात नहीं मैं कर रहा, जो दूसरी साइड है उन्होंने तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स भी इंटरव्यू कर लिए, उन्होंने तो काबीना भी पूरी तैयारी कर ली है, उनका तो पूरा एजेंडा भी तैयार है। वो कितने दिन देंगे इस हुकूमत को? ठीक है, वो उनकी तरफ से भी तो प्रेशर आ सकता है। वो तो वही ना कि वो तो इससे जुड़े हैं। अगर आप जाके वहाँ कामयाबी से डील कर आते हैं, बात ले आते हैं जो चाहिए पाकिस्तान को, तो वो तो फिर वो होल्ड हो जाएगा ना, होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। क्योंकि स्टेजेस है ना, पहली स्टेज ये है, फिर अगली स्टेज ये है, फिर तीसरी स्टेज ये है। तो अभी जो डिमांड है वो यही है कि आप या फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं या आप जुलाई में इलेक्शन अनाउंस कर दें ताकि सितंबर में अनाउंस हो जाए। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको थोड़ा सा और टाइम दे देगी। आपकी पेशन गोई से भी ना PDM को और इत्तेहादी हुकूमत को थोड़ा पुश मिलेगा कि वो भी कुछ करके दिखाएं। हाँ। लेकिन जो अमेरिका ने मईशत को संभाला देने की भरपूर यकीन दहानी कराई है, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं पाकिस्तान को, और बतौर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल का ये बड़ा इम्तिहान भी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस पे तो PTI की जानिब से इसको बड़े शक की निगाह से देखा जा रहा है। ज़ाहिर है वो साजिश अमेरिका से हुई, उसके बाद अमेरिका ही अगर आपको बैक करता है तो देन इमरान खान तो सही कह रहे हैं। बात यह है कि साजिश अमेरिका ने नहीं की थी, साजिश कहीं और हुई थी। मतलब रहने देना उस बात को, अगर साजिश हुई थी तो। अगर साजिश PTI के मुताबिक मैं तो आपको अमेरिका ने बताऊं की थी। साजिश किसने की थी? किसने की थी? इमरान खान ने। इमरान खान साहब इमरान खान ने साजिश की अपने थी। खिलाफ? अपने खिलाफ नहीं, जी। वो समझते थे वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। उनके एडवाइजर्स उनको कह रहे थे आप कामयाब हो जाएंगे। उनको ये कहा गया था कि अवाम आपके साथ है, आप दलेर आदमी हैं, जी, आप तो अपने आप को कुछ और भी सोचने लगे हैं आप। हाँ। आपको तो बड़ी मदद है, स्पिरिचुअल मदद भी है आपकी। आप 1-2 शख्स हैं जो इधर उधर हो रहे हैं उनको तो टारगेट करें आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने टारगेट कर दिया, बिकॉज उनको तो फिक्र नहीं है गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती, आते हैं जाते हैं, वो तो एक और जगह पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। ठीक है, तो उन्होंने फिर टारगेट करना शुरू कर दिया। उसका टारगेटिंग के साथ कुछ फ़ायदा हो गया उनका, इसीलिए वो टारगेट कर रहे थे और उनको खबर भी ये मिल रही थी कि आपकी टारगेटिंग कामयाब हो रही है और आपका प्रेशर कामयाब हो जाएगा, कैरी ऑन। अच्छा, उन्होंने वो कैरी ऑन किया और इसी वजह से उन्होंने फवाद चौधरी और अपने लोगों को सबको समझाया कि ये मेरी एडवाइस है मुझे मिली
कि कैरी ऑन टारगेटिंग, आप फिक्र ना करें, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना मुझे कोई हाथ लगाएगा, ना आपको कोई हाथ लगाएगा। अच्छा। तो इसलिए फिर उन्होंने फुल फ्लैश अटैक की, पहले जनरली न्यूट्रल्स के ऊपर, फिर एक शख्स के ऊपर, और वो अटैक अभी भी जारी है। अभी प्रेसिडेंट साहब के जो साहिबजादे हैं उन्होंने भी ट्वीट्स की हैं अभी जी बिल्कुल, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और एक शख्स के खिलाफ। हाँ, नाक रगड़वाने और बूटों का कोई तस्करा है उसमें। हाँ। वो लगे हुए, उनको ये एहसास दिलाया गया है, एश्योरेंस दिलाई गई है कि आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ऐसा अभी तक हुआ है वैसे, और ऐसा आपने देखा अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि आर्टिकल 6 की कभी बातें की गई थी। इसका ये मतलब है कि जो भी उनको एडवाइस दे रहा है वो अच्छी एडवाइस दे रहा है उनको फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो साजिश अगर हुई है तो उस तरफ से हुई है, ये साजिश इधर से नहीं हुई। वो ज़्यादा हुकूमत में बैठे हुए थे, वो और बात है कि उनकी साजिश नाकाम हो गई। वो इसलिए नाकाम हो गई कि उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बन चुके थे। और आखिरी वक्त पे वो साजिश कामयाब नहीं हुई, फेल हो गई। नहीं तो कामयाब होने जा रही थी जी। मतलब ये आखिरी 2 दिन तक 3 दिन तक ये कामयाब होने जा रही थी, वो फिर आखिरी वक्त पे आके तो वो फेल हो गई। क्योंकि दूसरी साइड के अंदर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जाके कहा कि नहीं ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसको रोकना पड़ेगा हमें, और वो फिर हावी हो गए। उन्होंने फिर रोका, नहीं तो ये तो गई थी गेम, हाथ से गई थी इनके और पीडीएम वालों के भी और एस्टैब्लिशमेंट के भी। और खान साहब लगे गए थे, और फिर 7 साल आपने खान साहब के साथ प्यार मोहब्बत करनी थी, उन्होंने आपकी पिटाई करनी थी, और अल्लाह खैर कर। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है, अभी भी सारे प्लेयर्स गेम में इन है, और अक्टूबर सितंबर वही कहानी है दोबारा से शुरू है। ये कहानी रुकेगी नहीं आयशा, नहीं रुकेगी। ये केयर टेकर्स जो है ना, ये तैयारी में बैठ गए आगे। अच्छा। अब जब ये ऐसी सूरत हाल हो जाती है आयशा, तो फिर वो अंग्रेजी का मुहावरा है सिंगल स्पार्क, मतलब एक चिंगारी चाहिए, एक मौका चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक ऐसी चीज आए कि वो हुण काट दो ना, ठीक है, तो या काट दो या आपे कट सोचन के असी घर चलिए, नहीं तो उस तो बाद कटे ना जाइए। ये खान साहब वाली बात नहीं है कि मैंने घर नहीं जाना, ना ही मुझे कोई निकाल सकता है, आई एम द ओनली ऑप्शन, और आखिरी वक्त तक मुझे कौन निकालेगा जी। बैठे हुए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ना उस दिन बाहर निकलता तो इनको पता ना चलता कि अब वक्त आ गया जाने का, तो उस वक्त भी उठ के आए और ये जाने की कोई मूड में नहीं थे। तो अब ये सूरत हाल ये है कि ये साहब जो अब जब कुछ कर रहे हैं पीडीएम वाले, वहाँ एक मौक़िफ़ ये है कि जी जो भी होगा हम अपने आप को बचाएं, आवाम के साथ करीब रहें, और अब क्योंकि पावर हमारे पास नहीं है, पावर कहीं और है जी। 2 फ़ोन कॉल्स के साथ एक BA एक MQM और एक इधर हम फारग हो जाते हैं। तो अब क्यों इस स्टेज पे आप आना चाह रहे हैं? उससे पहले कि ये हो ही ना जाए, तो आप खुदा हाफिज करके इज्जत के साथ घर आएँ, आवाम के साथ खड़े हों, अपना बयानिया बताएं कि हमसे ये चाहते थे, हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर सकते थे, आपके ऊपर बोझ नहीं डाल सकते थे किसी और का गन छोड़ गया। तो ये एक अच्छा बयानिया बन सकता है, और फिर इसके साथ एक ये भी बयानिया बन सकता है। ये जो अंदर उनकी डिबेट हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं घर जाएं, घर आने चाहिए हमें, तो ये अभी तक चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार है कि अब ये IMF जो है, इन द मीन वाइल आपने देखा, पता नहीं टाइम है कि नहीं, ये अगले सेक्शन में ब्रेक पे जाना है हमने, काफी देर से अगले सेक्शन में कि ये क्या इकोनॉमिक क्या रिलीफ देने जा रहे हैं जी, कि जिसकी वजह से ये IMF को प्रूव कर सकें कि हम सीरियस हैं, हम ये क्राइसिस को डील कर सकते हैं विदाउट रेजिंग ऑयल प्राइसेस। ओके, तसल्लियाँ कहाँ IMF को कराई जा सकती हैं, और फिर मुल्क में भी आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं करना जिसके बाद आवाम का भी रद्द-ए-अमल आपको फेस करना पड़े, जहाँ इमरान खान साहब बहुत एक्टिव हैं। कहाँ कहाँ किस किस महाज पर कौन कौन सी तलवार लटक रही है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। IMF के साथ जो भी बातचीत चल रही है, और ज़ाहिर है पहले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त मरहला है जिसका सामना मिफ्ताह इस्माइल साहब को है, और वो कह रहे हैं कि हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। IMF को किस नौइयत की यकीन दहानियाँ चाहिए, और इनके पास क्या है IMF के लिए? देखिए, इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, अच्छा, जिसमें इन्होंने ये तरीका सोचा है कि किसी तरीके के साथ जो इम्पोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट बिल है जी, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरते हैं क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं लोगों को, अब वो कह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इस साल में हम कुछ 10 बिलियन डॉलर्स का ये इम्पोर्ट जो है इसको कम की जाए। अच्छा, अब वो कम कैसे की जाए, वो 4-5 मोटे मोटे एरियाज हैं जिसकी तरफ ये देख रहे हैं। एक तो ये देख रहे हैं कि ये जो महंगी गाड़ियाँ हैं जी, ये टोटल कार की जो इम्पोर्ट है इस वक्त कोई 1.5-1.6 बिलियन
डॉलर्स के करीब है जी। अगर उसमें से आधी भी आप कर दें कि बैन कर दें आप लग्जरी व्हीकल्स, छोटी व्हीकल्स, ये काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं। 1 साल के लिए भी आप बैन कर दें तो आपकी बड़ी सेविंग हो सकती है। और जो यहाँ कारें हैं फिर उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दें कि इससे ज़्यादा कीमत पे नहीं बेचेंगे और लोग लाइन में खड़े होके और ले ले, कोई ऐसी बात नहीं है। कारों वाले लोग जो हैं वो अमीर लोग ही होते हैं, कर सकते हैं अफोर्ड, या कॉर्पोरेट सेक्टर लेता है या अमीर लोग लेते हैं, मिडिल क्लास ले लेती है, गरीब लोग तो ले नहीं सकते। तो अगर आप ये बैन कर देंगे तो गरीबों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अमीरों के ऊपर कोई फर्क पड़ता है तो थोड़ी सी डिले हो जाएगी, वो ज़्यादा पैसे देके निकलवा लेंगे अपनी गाड़ी। ठीक है। तो एक तो कोई एक 1 अरब डॉलर जो है तो यहाँ से बच सकता है। बिल्कुल। इसी तरीके के साथ मोबाइल फ़ोन्स, जी, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो इस वक्त 1.5-1.6 बिलियन है और आप मुस्कुरा रही हैं। इसका ये मतलब है आपके इरादे नेक नहीं है, दुख है। आप नए एक आईफोन लेना चाह रही दुख है, दुख है ना आपको। तो आप जैसे लोगों को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा कि जी ਹੁਣ बस हो गया तमाम दुख आई में ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आईफोन शो नहीं मिलना। हाँ तो अगर मिलना है तो 5 लाख रुपए का मिलेगा, लेना तो दियो नहीं तो जाओ कर जाओ अपने पुराने फोन ਨਾਲ ਹੀ खेडो नहीं सर, बर्थडे आए तो ਉਹਦੀ तोहफे बैटरी तहफ चेंज मिल करा जाते हैं। जी जी लो। तो बाकी जो दूसरे फोन ने अब तो आप भी सस्ते फोन तो आपने प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए जी, लोकल, और हाँ। तो वो ठीक है, लोअर मिडिल क्लास के लिए वो ठीक है। और अपर क्लास जो है वो जाए अमेरिका से ख़रीद के लेके आए या अपने पैसे वहाँ खर्च करें जो वहाँ रखे हुए हैं पैसे और किसी रिश्तेदार को कहें वहाँ से आपके लिए ले आए या उसके ऊपर ड्यूटी श्यूटी दें, फिर ऐश करें और अदरवाइज़ जो पुराना फ़ोन है उसके साथ काम करें। तो ये 1.5 बिलियन जो है ये भी 1 बिलियन यहाँ से आसानी के साथ सेविंग हो सकती है। ठीक है। ये मुश्किल काम नहीं है। जी, आ गया, आप आइए, आप इम्पोर्टेड जैम और इम्पोर्टेड चीज़ एंड ये और वो और ये बड़ी बड़ी स्टोर्स जो हैं सारे वहाँ पड़े जो हैं। पेट्स के आइटम्स होते हैं, वो सारे पेट फूड, कंज्यूमर्स और टेलीविजन चैनल सैमसंग के और फलाने के और ये सारी जो याशियाँ हैं ना आप लोगों की, ये मेहरबानी करके सेठ साहब मैं तो मतवसत तबके में आती हूँ, मेरी नहीं वो आप भी आ जाएंगी जी, इसके अंदर, जी। आप फिक्र ना करें। आप बड़ी गरीब बनने की कोशिश करती है मगर आप मिडिल क्लास हैं और थोड़ी सी टाइटनिंग मिडिल क्लास को भी करनी पड़ेगी, स्पेशली वो मिडिल क्लास जो इमरान खान को सपोर्ट करती है। अच्छा मैंने नहीं ये कहा, ये वो अच्छा तो ये 1-8 बिलियन आप इधर से सेव कर सकते हैं। फिर वो ये कंज्यूमर आइटम्स हैं जो कि फूड और इस किस्म की चीज़ों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और ये चीज़ें, वो कोई सारी मिला जुला के 5-6 बिलियन के करीब बनती है। उसमें से भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि सेविंग करने जाएं तो आप 8-10 बिलियन डॉलर्स की साल के अंदर सेविंग कर सकते हैं। ठीक है। जिसके साथ ये जो आप IMF के पीछे जा रहे हैं 1 बिलियन 2 बिलियन, ये जो है ये आप काफ़ी प्रेशर हटा सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं या ये करें। तीसरी चीज़ ये कि जब आपको थोड़ा सांस आ जाए तो उस सांस लेने के बाद 3-4 महीने के बाद एक कुछ टारगेटेड स्कीम बना लें जिसके साथ मोटरसाइकिल वालों को सस्ता तेल मिले और जो गाड़ी वाले हैं उनके लिए तेल महंगा हो। बिल्कुल स्कीमें बन सकती है, रातों रात नहीं बन सकती मगर 3 महीने के अंदर अंदर कोई स्कीम कोई ना कोई ऐसी बन सकती है। या ये भी हो सकता है कि सबके लिए तेल महंगा हो जाए मगर जो इनके पास सारा डेटा है नादरा के अंदर कि कितने लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं और कितने लोग हैं, तो जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत या एहसास वो कार्ड हेल्थ कार्ड के ज़रिए लोगों को वो हैंडआउट्स देते हैं, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उस तरीके के साथ आप 1000 रुपये 2000 रुपये महीना उन लोगों को दे दें जिनका पेट्रोल बिल 1000 रुपये या 2000 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है आपके हिसाब से। तो आप ये एक डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ताकि जो असली बोझ है पेट्रोल का बड़ा वो नजम सेठी के ऊपर पड़े और आयशा के ऊपर ना पड़े, या अगर पड़े थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं मगर ज़्यादातर नहीं, मतवसत तबका पहले बहुत पिस रहा है सेठी साहब, नहीं वो और पिटे। तो अच्छा ये जो है ना अमीर तबका, इसको और देना चाहिए अमीर को, अमीर की बात है। तो इससे भी आपको अच्छी खासी बाद में सेविंग हो सकती है। फिर ये है कि सब्सिडीज़ देते हैं आप बहुत सी चीज़ों के ऊपर इंडस्ट्रियल क्लास को आप सब्सिडीज़ देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 1 साल के लिए वो सब्सिडीज़ रोक दें या उनको कोई और तरीका ढूंढे, क्योंकि इसमें बड़ी किकबैक्स भी होती हैं और इसके अंदर बड़ी जाली किस्म की इन्वॉइसिंग भी होती है एंड सो ऑन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एक पैकेज बन जाए तो आप वो जो आप बचाने जा रहे हैं पेट्रोल से वो आप कम से कम 6-7-8 महीने आप वो बचा सकते हैं, या 5 रुपये 10 रुपये कर करके आप आहिस्ता आहिस्ता कर लें ताकि एकदम बोझ ना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है मगर इसके लिए
कम से कम इसको प्लान बना के इम्प्लीमेंट करने के लिए 3-4 महीने चाहिए कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तैयार की जाए। वो उसी सूरत में होगी आयशा कि अगर यहाँ 2 चीज़ों की सर्टेनिटी होगी कि ये होगा। पहली सर्टेनिटी ये कि हमें निकाला नहीं जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हमें इमरान खान हमारे पैर मजबूत हैं। हाँ, हमारे पैर मजबूत हैं, हमें इमरान खान के कहने के ऊपर कोई नहीं निकाल रहा। जी। पर दूसरी बात यह है कि IMF की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है, और तीसरी तरफ ये है कि सब इत्तेहादी पार्टनर्स हम अग्री कर गए हैं कि ये चीज़ें हम करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं, अगर ये मीट हो जाती हैं, इनमें से 2 भी मीट हो जाती हैं, पहली 2, तो अल्लाह खैर सल्लाह ये निकाल जाएंगे। मगर अगर वो पहली 2 कंडीशंस नहीं होती, IMF कहता है ठीक है, मगर एस्टैब्लिशमेंट कहती है नहीं, हम अंडर प्रेशर है इमरान खान के, अब आपको जाना ही जाना है, हमने नई इलेक्शन करानी है, Then, तो फिर मसला, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, जहाँ होगी उन्हीं को लेनी पड़ेगी ना। तो जिस बात को रीजन बना के इमरान खान साहब को चेंज किया गया, तो अब इमरान खान साहब वांट्स एन इलेक्शन। उनको फिक्र इस बात का है कि ये हुकूमत अगर सर्वाइव कर गई आयशा 1.5 साल, तो शायद खान साहब की जो सपोर्ट बेस है वो मायूस हो जाए, कम हो जाए। अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि जलसों के अंदर जहाँ लाइट नज़र नहीं आती या लाइटिंग ठीक नहीं होती, वो प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है कि नज़र आ जाता है कि कितने लोग आए हैं और कितने लोग नहीं आए हैं। वो आपने वो वीडियो देखी है ना जी, जिसमें उसने दिखाया है कि जब पीछे लाइटें बहुत ब्राइट होती हैं जी, तो जहाँ तक लाइटें होती हैं वहाँ तक तो लोग नज़र आते हैं, उसके पीछे ऐसे ही लगता है कि समुंदर है, पीछे अंधेरा होता है और लगता है ऐसे ही है कि वो वहाँ लोग भी हैं, लोग हैं। मगर जब वहाँ लाइटें कमज़ोर हो तो नज़र आ जाता है कि उसके आगे खाली जगह है। तो मैं ये लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए इन शॉर्ट। तो जहाँ लाइटिंग बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, कहानी लाइटिंग की आती है सारी बात। हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तस्करा आपने किया, तो पंजाब सबसे ज्यादा इस वक्त लर्जिश में है और इर्ताश है वहाँ। हमें ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली ये देखना होगा कि पंजाब में गवर्नर की जा रही है और कहा जा रहा है कि सदर लगाएंगे। बाबर अवान साहब ये कह रहे हैं, कानूनदान है, तो सदर एडवाइस कर सकते हैं या ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर? होता ऐसे ही है जी, कि वज़ीर आज़म सदर को कहता है कि आप फलाने बंदे को गवर्नर लगा दें। अच्छा, अभी तो चल रहा है ना केस हाँ, कि नून लीग वालों ने या PDM वालों ने एक एप्लीकेशन दी हुई है गवर्नर को कि वो सिंध के जो हजरात हैं, क्या नाम है उनका, उनको उन्होंने गवर्नर पंजाब लगाना है, सिंध के सदन पंजाब के जो साहब है बलीगुर रहमान, तो उनको लगाना है। उनकी तो एप्लीकेशन गई हुई है ना, अभी तक लगाया नहीं है। नहीं। वो भी क्यों? क्योंकि 15 दिन और 10 दिन 25 दिन का मोहलत होती है, उसके बाद फिर वो भी होने वाला है, मगर 25 दिन तो चाहिए ना। इसी तरीके के साथ अगर गवर्नर को आपने ये लगाने वाली बात है, तो प्रेसिडेंट हमेशा एक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। जब से 18वीं तरमीम ख़त्म हुई है, सॉरी आई है, 58(2)B ख़त्म हुआ है, पुराना जो 58(2)B था जिससे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स थे, जब से वो ख़त्म हुआ है, अब प्रेसिडेंट कोई कुछ नहीं कर सकता विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर कहेंगे कि आप गवर्नर तब्दील करें या लगाएं तो लगाएंगे, और उसके अंदर भी वो ताखीर कर, खुद वो नहीं कर सकते खुद किसी गवर्नर को विदाउट एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बाबर अवान साहब आधी कहानी सुनाते हैं, पूरी कहानी नहीं सुनाते, वो उसके हक में नहीं क्लैरिटी इस पे तो आ गई। तो यकम जून तक कहा जा रहा है कि नए गवर्नर आ जाएंगे और नून लीग अपना काम पक्का कर लेगी। नए गवर्नर अगर आए तो ये PDM के गवर्नर हो। ओके सर, तो ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली बता दें, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं बताया अपना फैसला मुनहरिफ अराकीन पे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों देखा? सरप्राइज्ड हूँ जी। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन, ये जो फैसला आया है ये बाइंडिंग फैसला तो नहीं है, ये तो एक एडवाइस है। अच्छा, ये उन्होंने, इसका ये भी नहीं पता कि ये पीछे चलेगी या आगे चलेगी, आगे के लिए है या पीछे के लिए है। इसलिए उनको चाहिए वो अपना फैसला करें। अगर उनका फैसला PTI को या नून लीग को पसंद नहीं आता या PDM को पसंद नहीं आता तो वो जा सकते हैं अदालत। अदालत जब जाएंगे तो पता लगेगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है और जो एडवाइस दी है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्या नौइयत है। इस एडवाइस के अंदर बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। कोई अच्छा वकील बैठ के, अभी मैंने देखा है जितने भी अच्छे वकील हैं, टॉप वकील हैं, हाँ, खा वो एक सियासी जमात से हों या दूसरे से हों, जो इंडिपेंडेंट वकील है, सबका ये फैसला है कि जजेस ने आइन के थोड़े आगे निकल गए। वो गालबन वो जो सुओ मोटो केस जो कि फैसला 7 अप्रैल को आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक मौक़िफ़ लिया गया है कि किसी को रोका ना जाए, वो उनका वोट काउंट होगा वगैरह। और अब जो फैसला आया है उसके अंदर दोनों के अंदर तजाद है और कॉन्ट्रडिक्शन है, एटलीस्ट ये बहुत से वकील कह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज हो सकता है
और इलेक्शन कमीशन को इंतज़ार नहीं करनी चाहिए कि इनके डिटेल्ड ऑर्डर में क्या है क्या नहीं, अपना फैसला करें। किसी को पसंद नहीं आता तो वो जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, वहाँ जाके जजमेंट ले ले। ठीक है, बहरहाल इलेक्शन कमीशन फिलहाल फैसले का इंतजार, जो उन्होंने कॉपी तलब की है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद ही उन्होंने अपना ये इकदाम चेंज किया कि वो अनाउंस करने जा रहे हैं। सारी निगाहें इस पर भी लगी हैं और ज़ाहिर पीटीआई को इससे भी एक एज मिलेगा अगर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फैसला आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी बाकी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अहम सवाल सिटी साहब से पूछेंगे। वेलकम बैक टू द शो। तहरीक अदम एतमाद ही इन फैशन है और अब हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद आ गई। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ही अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब आए थे, अब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है। ये खिचड़ी क्या पक रही है बलूचिस्तान में सिटी साहब? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खिचड़ी तो अब पकेगी। मेरा जो तजिया था वो ये था कि इस्लामाबाद में भी और पंजाब में खिचड़ी पकेगी, सिंध में नहीं पकेगी। और बलूचिस्तान तो किसी वक्त भी सारा वक्त ही खिचड़ी पकड़े थे, और चेंज वहाँ से आता है और हमेशा वहीं से कुछ ना कुछ होता है, फिर यहाँ पहुँच जाता है जी। तो अब वो उन्होंने वहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू कर दिया है। ये एक ग्रुप है जिसको जो पहले इक़्तिदार में था और ये इनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था कुछ और कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ था। अब उनको निकाल दिया गया, संजरानी साहब का ग्रुप आ गया। संजरानी साहब के बड़े एम्बिशंस हैं, वो समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट के बाद वो अब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरह सोच रहे हैं कि आगे जाके अपना फ्यूचर जो बनाना है। अब चेयरमैन सेनेट के बाद तो चीफ मिनिस्टर ही रह गया ना, और क्या रह गया उनके लिए। तो और मेरा ये पेशन गोई थी कि अगर ये हुकूमत 1.5 साल रह जाती है तो संजरानी साहब की छुट्टी हो जानी थी और गिलानी साहब ने बन जाना था वहाँ। मगर अब तो इनका पता नहीं आना जाना, मगर कुछ थोड़ा लाइट शाइन नहीं हो रही वहाँ। तो अब बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है वो ऐसे ही लगता है कि वहाँ भी लोगों ने ये सोचा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का जो असर रसूख है वो कम हो गया वहाँ, और हम अपना सोचें और कुछ करें। और वहाँ यही चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग चलती है सारा वक्त, ट्राइबल किस्म की सोसाइटी है, दुश्मनियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, ये सारा कुछ चलता रहता है। और कोई गवर्नमेंट भी 1.5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। ऐसे उस सूरत में सर्वाइव कर पाती है या तो इस्टेब्लिशमेंट एक ही हुकूमत के साथ टिकी रहे, या ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वहाँ भी उनका होल्ड पक्का हो, ताकि जो भी साजिश होती है वो उसको डिफीट कर सके। तो ये जो वहाँ होने जा रहा है, मेरा ख्याल है इसमें भी कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो ग्रीन लाइट मिली होगी उनको, जाम साहब को, जाम कमाल साहब जी, जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद, और उन्होंने कहा कि हमने विफाक पे से इस मामले पे मुशावरत की थी। जब विफाक में आ रहा था ना तहरीक अदम एतमाद, बलूचिस्तान में चेंज की बात की गई, तो ये आसानी से हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए ना, ये जब इन्होंने उनको वादे किए थे बैप वालों को और इन सबको, तो इसी किस्म के वादे थे ना कि आपको कुछ सहूलत मिलेगी। अब उन्होंने सोचा ये पता नहीं आज है या नहीं है, ये कल रह ना जाए, हम भी देर ना करें, हम भी जल्दी मूव करके पावर ले लें। ये ना हो कि ये छोड़ के चले जाए और हम भी बाहर बैठे रहें और कोई नई हुकूमत आ जाए फिर हमें घासी ना डाले। इसीलिए उन्होंने फुर्ती दिखाई है कि जब उनको नजर आया कि ओहो कोई पता नहीं है, तो अगले 70 घंटे में वो सेठी कह रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है, जल्दी से पकड़ो, जल्दी से हुकूमत पकड़ो, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक। तो ये बलूचिस्तान में होने वाला चेंज हम आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहेंगे। देखते हैं जाम कमाल साहब अपने इरादों में कहाँ तक कामयाब होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त, पाकिस्तान में हम सिक्योरिटी की सिचुएशन को देख रहे हैं कि थोड़ी तशवीशनाक होती जा रही है। मीनवाइल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे थे अफ़गानिस्तान में, और अफ़गान हुकूमत की ज़ेर निगरानी कहा जा रहा है कि वो हो रहे हैं मुज़ाकरात, और उसमें अब 30 मई तक सीज़ फायर में तोसी कर दी गई है। ये अच्छी पेशरफ्त है, अब हमलों में कमी आएगी? देखिए, आपको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ हमारे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसमें टेररिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी। कुछ अरसे से हम तालिबान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी के ऊपर लगाम जी हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमारे हर रोज़ 2 या 3 सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं और हर रोज़ ही खबरें आ रही हैं, और टेररिज्म बढ़ रही है वज़ीरिस्तान में और बॉर्डर एरियाज़ में। हमारी फेंसिंग भी जो थी उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। स्मगलिंग बढ़ रही है और आगे हमारी शॉर्टेजेस आ रही हैं वीट की, शुगर की। तो ये और भी डर है कि अगर बॉर्डर स्टिच अप ना हुआ और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलती रही तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से स्मगल होकर वहाँ चली जाएंगी और यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी। तो बहुत से इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पास, मगर हमारी मदद नहीं कर रही है अफ़गान हुकूमत। तो इसलिए अभी एक डेलीगेशन गई थी, जनरल फैज़ वो लेके गए थे। हालांकि
आमतौर पे ये आईएसआई लेके जाती है और वो खुफिया किस्म की होती है। ऊपर जो होता है वो मिनिस्टर सिस्टर्स नज़र आते हैं आपको, या फॉरेन मिनिस्टर नज़र आता है, साथ उनके इंटेलिजेंस के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ब्रीफिंग करते हैं। और क्योंकि फैज़ हमीद साहब गए भी थे एज डीजी आईएसआई, रिमेंबर दैट। इसलिए दो वजह थी इसलिए कि जनरल फैज़ को भेजा गया इस दफ़ा। एक तो ये था कि अभी हाल ही में जनरल फैज़ के बारे में कुछ नेगेटिव किस्म की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, तो मेरा ख्याल था कि ये एक रिहेबिलिटेशन का एक इशारा है फ्रॉम GHQ कि हमारे कोर कमांडर्स को आप मेहरबानी करें, और ज़िम्मेदार लोग हैं, जो भी इत्तेफाक करें या ना करें, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर ना आप उंगली उठाएं। तो ये एक किस्म का उम्मीद देनी थी कि हम उनको उनका अहमियत को पहचान। दूसरा ये कि आपने जैसे खुद ही कहा, अब मेरा ख्याल है मैं उधर आ जाऊँ आप इधर आ जाऊँ। नहीं सेठी साहब, ये तो कभी भी मुमकिन नहीं। अच्छा चले मेरे मतलब आई थिंक इट्स वर्थ आस्किंग। तो आपने दूसरा भी इशारा कर दिया कि जी वो देखें जनरल साहब गए थे ना वहाँ पहले। अब जनरल साहब जब गए थे वहाँ तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया था जी, वो उनकी फुटेज आ गई थी, वीडियो आ गई थी, और बाद में फिर वो कहा गया था कि प्लीज रन। और उसी स्टेज पे इस किस्म की बात हुई थी, इमरान खान साहब ने कहा था कि अफगानिस्तान जो है वो स्लेवरी से उसको बचा लिया गया जी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मगर जो उस वक्त जो बात हुई थी TTP वगैरह के साथ, वो यही हुई थी कि पहले सीज फायर करें आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम आपके कुछ लोग छोड़ेंगे, आप अपने डिमांड्स जो हैं वो अपने पेश करें, हम उनके साथ बैठ के आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। 1 माह की सीज फायर तो हो गई थी जी, मगर उन्होंने जो डिमांड्स किए थे वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं थे पाकिस्तान की रियासत को, जिनमें कुछ इस किस्म के डिमांड्स भी थे कि वज़ीरिस्तान का इतना इलाका जो है वो आप हमें दे दें, वो इलाका में हम अपनी छोटी सी रियासत बनाएंगे, हमें वहाँ हथियार इकट्ठे करना बनाना ये कोई आप रुकावट नहीं करेंगे, और हम आए जाएंगे अफ़गानिस्तान और हम कारोबार भी करेंगे और फिर देखेंगे हमने क्या करना है, और वहाँ में हम इस्लामिक रियासत बनाएंगे। इस किस्म की भी उनके डिमांड्स और कुछ कैदियों की रिहाई, रहनुमाओं की वही कैदियों की रिहाई की बात थी। उनके 3-4 बड़े लोग पकड़े हुए इन्होंने, और उसके अलावा भी अभी हाल ही में आपने खबर सुनी कि इन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे कोई 100 उनके सोल्जर्स जो थे उनको रिहा किया है। 100 की लिस्ट थी, 1-2 को रिहा किया, ऐसी खबरें नहीं किए ज़्यादा है, मगर उनका कोई हैसियत नहीं थी। और जो असली बड़े लोग हैं उनको अभी तक नहीं छोड़ा। जाहिर है क्योंकि ये चाहते हैं कि वो तो नेगोशिएशन के जरिए हो ना, अनकंडीशनली तो नहीं हमने छोड़ना। मगर दूसरी तरफ से आपको कोई रियायत नहीं मिल रही, और जो तारीखी रिकॉर्ड जो है वो यही शो करता है कि जब TTP के साथ आप नेगोशिएट करते हैं तो वो आपको 1 इंच भी नहीं देने के लिए तैयार। वो तो आपकी ज़मीन और टेरिटरी मांग रहे हैं, एक रियासत बनाना चाह रहे हैं, वो तो आपको नहीं छोड़ेगा। और ये बाय द वे ये 2011 में भी यही डिमांड थी और अब भी वही डिमांड है। और जो अफगानिस्तान तालिबान है वो भी हमदर्दी है उनकी इनके साथ। आप देख लें, उन्होंने शुरू में आके कहा कि ख़वातीन के ऊपर हम नरमी इख्तियार करेंगे, बुरके जो हैं वो यहाँ तक होंगे, पूरे नहीं होंगे, तालीम होगी, बच्चों के लिए भी होगी, बड़ों के लिए भी, सब। अब सब जगह पे उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, इसीलिए तो शोर पड़ा हुआ है अमेरिका में, और क्या आपने औरतों के साथ क्या कर रहे हैं वहाँ। और उनका रवैया ये उन्होंने जी हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमने नहीं करना, कर लो जो करना। तो मुझे याद है कि मेरी ये ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, और मैंने हल्का सा तजिया भी किया था उम्मीद के ऊपर कि जी ये तालिबान 1.0 थे, अब तालिबान 2.0 होंगे, अपग्रेड होने जा रहे हैं, लेकिन नहीं हुए। मगर ये अपग्रेड नहीं हुए, ये फंस गए अब आके यहाँ से, क्योंकि इनके ऊपर भी जो प्रेशर है वो TTP से है, अलकायदा से है, दाइश से है कि आप अगर थोड़े से नरम हुए तो आपको उड़ा देंगे हम, तो अफगानिस्तान हम ले लेंगे। इसलिए TTP और ये सारे जो है इस वक्त दंदना रहे हैं, और अफगान तालिबान जो है आपकी हेल्प नहीं कर रहे, और आपके लिए बड़े संजीदा किस्म के प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। और इसलिए अब फिर जनरल साहब को कहा गया है कि आपने पहले नेगोशिएट किया था, आप ही जाके अब फिर से करें, मामले को आगे बढ़ाएं। और मेरा ख्याल है ये इट्स अ गुड डिसीजन। इसी नोट पे हम प्रोग्राम खत्म करेंगे और आपसे कहेंगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।